Hello, good morning all of you. I am Mohammad Junaid, Assistant Professor, College of Law, IMT University, मेरठ। IPC लेक्चर सीरीज में आज तीसरा दिन। नेक्स्ट डे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेक्शन 34 IPC, थोड़ा सा हम ब्रीफ देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, तो हमने पढ़ा था सेक्शन 34, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन 34 IPC ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और कॉमन इंटेंशन क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। इस सेक्शन को प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी कहते हैं, और ये सेक्शन अपने आप में पनिशिएबल नहीं है। इसको जब भी हम पढ़ते हैं ये किसी न किसी सेक्शन के साथ लगा होता है, जैसे सेक्शन 34 रीड विथ 302 मर्डर, सेक्शन 34 रीड विथ 307, क्योंकि ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर। जैसे व्हेन वन और मोर पर्सन एन एक्ट क्रिमिनल एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं एक या एक से अधिक व्यक्ति, जब सबका कॉमन इंटेंशन होता है और सब मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं और सबका कॉमन इंटेंशन होता है, और वो कॉमन इंटेंशन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में, अगर कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में उस एक्ट को करते हैं तो वो माना जाता है सबने मिलकर उस एक्ट को किया है। कॉमन इंटेंशन में बहुत इसेंशियल जो है इसको बोलते हैं रूल ऑफ एविडेंस बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी बोलते हैं। कई लोग मिलकर जब एक एक्ट को करते हैं तो उसमें जिस लायबिलिटी की बात की जाए तो ज्वाइंटली होता है, सबका एक माना जाता है। रूल ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं इसको, रूल ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं। और हमने सेक्शन 34 के इसेंशियल एलिमेंट को देखा था कि व्हेन वन और मोर पर्सन कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो माना जाता है कि सबने मिलकर उस एक्ट को किया है। हमने इस पे लीडिंग केस भी देखा था, जो 34 के लीडिंग केसेस हैं, जिसमें हमने बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर का केस देखा था, और हमने महबूब शाह वर्सेस इंपरर का केस देखा था। हमने महबूब शाह वर्सेस इंपरर के केस में यह भी देखा था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। कॉमन इंटेंशन क्या होता है, सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। हमने कॉमन इंटेंशन के लिए हमने बताया था कि ये जब भी होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, प्री प्लान होता है, विचारों का मिलन होता है पहले से, तभी उसको माना जाता है कि ये कॉमन इंटेंशन है। और कॉमन इंटेंशन में हमने लॉर्ड समनर का हमने कोटेशन भी पढ़ा था कि जो मात्र खड़ा रहते हैं वो भी अपराध में बराबर के भागीदार होते हैं। जो हमने केस पढ़ा था बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर का केस, जिसको पोस्ट मास्टर जनरल केस के नाम से भी जाना जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉमन इंटेंशन है। इसके साथ मैंने उस लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था सारी चीजें, वो लेक्चर सीरीज में आप देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। और हमने 34 को जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन जो है इसको हमने कॉमन ऑब्जेक्ट से कोरिलेट किया था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन तो कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम यहां पे डिस्कशन करते हैं कि दोनों, अक्सर एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा हम इसको यहां पे डिस्कशन किए थे। हमने उसमें बताया था कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉमन इंटेंशन हमने देखा कि अपने आप में पनिशिएबल नहीं होता है, ये किसी न किसी सेक्शन के साथ लगा होता है। हमने वो भी बताया था कि कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है ये पनिशिएबल होता है। और नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो मोर देन 5 पर्सन, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई एक्ट करते हैं और वो कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में उस एक्ट को करते हैं तो वो माना जाता है वो एक्ट क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो थोड़ा सा हमने वहां पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कॉमन इंटेंशन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, हमने डिस्कशन कर लिया है। तो टुडे आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 IPC में जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है वो, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कशन करेंगे।
और बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछते हैं जनरल एक्सेप्शन से, बहुत सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स इट स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर 4 आईपीसी, ये है, ये चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन की बात करें तो ये पूरा प्रोविजन जो हमें पढ़ना है सेक्शन 76 to 106, ये प्रोविजन है जनरल एक्सेप्शन का, साधारण अपवाद। और जनरल एक्सेप्शन क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। आज कुछ इसके सेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस सेक्शंस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन को तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। जनरल एक्सेप्शन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं सेक्शन 76 to 95, पार्ट 1 ये है, दो पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो बात करता है 96 to 106। ये हम पढ़ते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आरपीडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 96 to 106। और जो जनरल एक्सेप्शन में हम पहला पार्ट पढ़ते हैं जिसमें जनरल जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं ये भी दोनों उसी के पार्ट हैं, बट हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 76 to 95 और दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं 96 to 106, जहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के क्या दिया हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कैसे होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है, क्या क्या ग्राउंड्स दिए हैं, किन ग्राउंड्स पे हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कर सकते हैं, किन ग्राउंड्स पर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अक्सर होता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हम क्या किसी की जान ले सकते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में हम क्या किसी की जान ले सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, प्रोविजन है चैप्टर 4, ये एक एक्सेप्शन के तौर पर दिया हुआ है आईपीसी में। क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद। और इसको हम जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 जो आईपीसी है वो इस पे अप्लाई होता है। सेक्शन 6 अप्लाई होता है, उसमें लिखा है कि जो भी प्रोविजन है जनरल एक्सेप्शंस के, जो हम सेक्शन 76 to 106 पढ़ते हैं, साधारण अपवाद के जो हम प्रोविजन पढ़ते हैं, वो सेक्शन 6 आईपीसी का एप्लीकेबल होता है साधारण अपवाद को छोड़कर, साधारण अपवाद को छोड़कर, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। नॉर्मली अगर हम किसी का मर्डर कर दें तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट मिलता है और मर्डर के लिए पनिश किया जाता है सेक्शन 302 में। बट ये जो चैप्टर 4 है ये जनरल एक्सेप्शन की बात करता है कि कब किन ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, बचाव आपको मिलेगा, डिफेंस कब मिलेगा। ये चैप्टर बिल्कुल, जो चैप्टर 4 है वो बिल्कुल ही आपको कहा जाए एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि अगर कोई गलती से कोई एक्ट कर दे तो उसके लिए क्या बचाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे कोई 7 साल का बच्चा है, बिलो 7 ईयर्स एज कोई चाइल्ड है, उसने अगर किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या बचाव है, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में। और यहां पर उनको बचाव मिलता है और वो बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत वो आईपीसी में चैप्टर 4 के तहत वो बचाव लेते हैं। कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस कर दिया, किसी की जान ले ली, तो क्या उसे बचाव मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को हम यहां पर पढ़ते हैं चैप्टर 4 में। नॉर्मल अगर हम किसी की डेथ कॉज करते हैं, नॉर्मल जनरल अगर हम देखें किसी को डेथ करते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलता है और वो पनिशमेंट होता है मर्डर का चार्ज। अगर आपने डेथ किया है तो मर्डर का चार्ज लगता है और वो क्या होता है, सेक्शन 302
2 में पनिशमेंट मिलता है आपको, नॉर्मल। बट ये जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन का, इसमें यह है कि अगर कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए किसी की जान ले लेता है तो उसको बचाव मिलता है सेक्शन 96 to 106, जिसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। और जो हम ये वाला फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे सेक्शन 76 to 95, पार्ट फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन का जो हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पर। और वो पार्ट 1 है सेक्शन 76 to 95। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर प्री में जब आप कहीं का जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो प्री में डायरेक्ट सवाल होते हैं, सेक्शन से सवाल होते हैं, इसके इलस्ट्रेशन से सवाल होते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल एक्सेप्शन का। आपको कभी आप कोई एग्जाम देते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आप अगर अच्छे से रीड आउट किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से जवाब लिख सकते हैं, आंसर राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एक्सेप्शन मैंने बताया, ये जनरल एक्सेप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या अहमियत है, क्या रोल है आईपीसी में। नॉर्मल अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति है, वो अगर किसी की डेथ कॉज कर दे तो उसे क्या बचाव मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके बारे में प्रोविजन है जनरल एक्सेप्शन में। अगर अनसाउंड माइंड का है तो उसको कैसे बचाव मिलेगा, इसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। और कोई 7 इयर्स से कम का कोई बच्चा है, चाइल्ड है, बिलो 7 इयर्स, वो अगर किसी की जान ले लेता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है आईपीसी में, ये सारी प्रोविजन जनरल एक्सेप्शन में दिया हुआ है। नॉर्मल अगर कोई इंसान किसी की डेथ कॉज करता है तो उसके लिए उसको बचाव नहीं मिलता है। बट ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसको जनरल एक्सेप्शन कहते हैं, साधारण अपवाद कहते हैं, यहां पे ये सारी चीजों को बचाव दिया गया है और डिफेंस है। आईपीसी में डिफेंस की बात की है। नॉर्मल अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए डिफेंस नहीं है, बट अगर वो सेक्शन चैप्टर 4 में फॉल करता है और सेक्शन आपका 76 to 106 तक में किसी भी सेक्शन में अगर फॉल करता है तो उसको बचाव मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 76। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शन का। एक एक सेक्शन को हम आज पढ़ेंगे और सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए सेक्शन 76। सेक्शन 76 जो है, सेक्शन 76 क्या कहता है? एक्ट डन बाय अ पर्सन, एक्ट डन पर्सन बाउंड or by mistake of fact, or by mistake of fact, or by mistake of fact, believing himself bound by law, believing himself believing himself bound by law, बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 76 कहता है कि कोई ऐसा एक्ट डन बाय पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा एक्ट किया गया हो जो बाउंड हो, और किससे किया गया हो? बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन 76 में हम पढ़ रहे हैं एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट
बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। हाँ मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आ जाइएगा मैम। कितने बजे फ्री होंगे सर आप? आधा घंटा मैम। आधे घंटे? हाँ आधे घंटे। कौन करवाएगा सर यहाँ? वहाँ पे मैं बता दूंगा क्लास के बाद। जी बंद कर दीजिएगा मैम। तो सेक्शन 76 में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन का जो पहला सेक्शन है सेक्शन 76, वो कहता है एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ लॉ बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। जो बिलीव करता है कि वो किससे है, बाउंड बाय लॉ। तो सेक्शन 76 कहता है बाउंड बाय लॉ। किससे बाउंड है, बाउंड बाय लॉ, लॉ से बाउंड है। और गलती कैसी होनी चाहिए, मिस्टेक कैसा होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो चीजों की बात कर रहा है। एक कह रहा है कि कोई पर्सन है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो एक्ट वो कैसे कर रहा है, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कर रहा है, गलती किसकी हो रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हो रही है, या किसकी हो रही है, या वो उसको करने के लिए क्या है, बाउंड है। किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। किसके द्वारा बाउंड है, लॉ के द्वारा, बाउंड बाय लॉ। तो सेक्शन 76 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप किसके द्वारा बाउंड है, तो बाउंड बाय लॉ। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 76 को पढ़ते हैं ये दोनों चीज पता होना चाहिए। चलिए अब डिस्कस मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल और विधि की भूल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक पॉइंट है बाउंड बाय लॉ। किसके द्वारा बाउंड है, लॉ के द्वारा बाउंड है। जैसे देखिए पहली बात, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये क्या होता है, ये होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस। जो तथ्य की भूल होती है एक अच्छा बचाव होता है, कहां, लॉ में। इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजिबल। एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ गुड ऑफेंस, डिफेंस is not a good defense। तो दो मैगजीन है, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या है, गुड डिफेंस है लॉ में। अगर तथ्य की भूल है तो लॉ में अच्छा बचाव। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो होता है, विधि की भूल अगर है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजिबल, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजिबल। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, एक्सक्यूजिबल नहीं है, बट इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजिबल। ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जब हम आपको इलस्ट्रेशन बताएंगे, आईपीसी 76 का जो दो इलस्ट्रेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्यों तथ्य की भूल, क्यों बचाव है, और लॉ की जो इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे ग्राउंड है, क्या है वो हम देखते हैं। जो तथ्य की भूल है, मान लीजिए कोई ऑर्डर है कोर्ट का, उस ऑर्डर को हम फॉलो करते हुए जाते हैं और किसी इंसान को, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि फला व्यक्ति को जाइए, जो इस गांव में रहता है, इसको आप पकड़ कर लाइए, नाम के साथ देता है। आप जाते हैं, राम की जगह श्याम को अरेस्ट कर लेते हैं।
बट आपको ये चीजें जो आप गए वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया, सारी चीजों से आपको लगा कि यही राम है, इसको आपने गलती से अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया और लेकर चले आए, थाने में लाके बंद कर दिया। बट ये किसमें हुआ है? गुड फेथ में। एक वर्ड आएगा गुड फेथ। गुड फेथ भी आईपीसी में डिफाइन है। आईपीसी सेक्शन 52, जो आईपीसी का सेक्शन 52 है वो गुड फेथ को डिफाइन करता है। गुड फेथ को डिफाइन करता है सेक्शन 52 आईपीसी का। ठीक है, जो सेक्शन 52 है आईपीसी का, ये गुड फेथ को डिफाइन करता है। गुड फेथ में अगर आप किसी एक्ट को किए हैं, तथ्य की भूल का बचाव आपको तभी मिलेगा जब आपने उस एक्ट को गुड फेथ में किया है। अगर जानबूझकर आपने किसी इंसान को पकड़ कर लाए हैं जो आप जानते हैं कि वाकई ये राम नहीं है, फिर भी आप उसको ही पकड़ कर ला रहे हैं, नहीं है तब भी पकड़ कर ला रहे हैं, तो आपको गुड फेथ का बचाव नहीं मिलेगा। गुड फेथ का बचाव तब मिलेगा आपने गुड फेथ में उस एक्ट को किया हो और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया हो, आपसे तथ्य की भूल हो गई हो, तथ्य की भूल हो गई हो, तो आप क्या हो जाएंगे? आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव मिलेगा। जैसे सुपीरियर अथॉरिटी है कोई, उसने कोई ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर को आप क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल एक और है इसका कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, उसके ऑर्डर को आप क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। दो चीजें हमने 76 में पढ़ा, एक बाउंड बाय लॉ पढ़ा और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ा, तथ्य की भूल पढ़ा। देखिए लॉ की मिस्टेक ऑफ लॉ क्यों एक्सक्यूजेबल नहीं है, इसके बारे में भी मैं बताता हूं। लॉ को एक्सक्यूजेबल इसलिए नहीं बनाया गया है कि लॉ की जो नॉलेज है वो कोर्ट प्रिज्यूम करता है, एज्यूम करता है, मानकर चलता है कि लॉ की जानकारी जो भी इंडिया में रह रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको इसकी जानकारी है कि लॉ उनको पता है। एवरीबडी, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि लॉ वो जानते हैं। इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव में कोई फॉरेन का लॉ है, उसके लिए अलग रूल है। इंडियन लॉ का जो भी इंडियन लॉ है, उसके बारे में इंडियन सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपने देश के लॉ को जानते हैं। कोर्ट इसको मानकर चलता है। ठीक है, और लॉ की अगर आप कोई भूल करते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, बाइक चला रहे हैं तो जो रूल है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, वो उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी आप रेलवे में सफर कर रहे हैं, जो उसके जरूरियात की चीजें हैं, वो आपको करना पड़ेगा। रूल्स है, टिकट लेके आपको ट्रैवल करना है और उसके साथ आप चलेंगे। बट अगर आप वायलेशन करते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, तो कोर्ट या जहां आप रहते हैं स्टेट, वो कोर्ट आपसे प्रिज्यूम करता है कि आप उस लॉ को, इंडियन लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। एक्सक्यूजेबल नहीं है, नॉट एक्सक्यूजेबल। मिस्टेक ऑफ लॉ, जो विधि की भूल होती है, वो क्षम्य नहीं है। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर तथ्य की भूल हुई है आपसे कोई, तो वो लॉ में अच्छा डिफेंस है। इसके साथ सेक्शन 76 के साथ हम एक सेक्शन और कोरिलेट करके पढ़ते हैं दोनों को, और उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन 79। अभी हम बाउंड बाय लॉ पढ़ रहे थे, और दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 79, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 76 किसकी बात करता है? जस्टिफाइड बाय लॉ। और हम अभी सेक्शन 79 कहता है जस्टिफाइड बाय लॉ, और सेक्शन 76 अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या कह रहा था? बाउंड बाय लॉ। लॉ से बाउंड है। कैसे बाउंड है? लॉ से बाउंड, ये थोड़ा सा हम अभी देखते हैं। बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ। इसेंशियल की बात कर लें, सेक्शन 76 के इसेंशियल्स एलिमेंट की बात कर लें। इसेंशियल एलिमेंट की बात करें
एलिमेंट्स act done by a person bound by law or believing himself bound by law or mistake of fact कोई पर्सन है किसी एक्ट को करता है और उस एक्ट को करने के लिए वो क्या है, बाउंड है। आर बिलीविंग हिमसेल्फ, अपने आप को बिलीव करता है, हिमसेल्फ करता है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, या बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या है, विधि के द्वारा बाउंड है, लॉ के द्वारा क्या है, बाउंड है। कैसे बाउंड है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। एक एग्जांपल है, ए सुपीरियर अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब कहा जाए तो सुपीरियर अथॉरिटी मतलब सेना का कोई बड़े ऑफिसर है, ठीक है, सुपीरियर अथॉरिटी। वो अपने जो कमांडेंट होते हैं या सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है बी को, बी मतलब किसी ऑफिसर्स को या किसी आर्मी मैन को, कोई आर्मी आदमी है, उसको ऑर्डर कौन दे रहा है, सुपीरियर अथॉरिटी दे रहा है, बड़ा ऑफिसर। जैसे आर्मी है, उसके ऊपर जो बड़े रैंक के ऑफिसर है उनके द्वारा कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर क्या दिया जा रहा है, यह ऑर्डर दिया जा रहा है कि इस मॉब पर, भीड़ पर आप क्या करिए, गोली चलाइए, फायर करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को हम मानने के लिए क्या है, बाउंड है। जो हम अभी बाउंड कह रहे थे वो यही है कि कोई हमसे बड़ा कोई ऑफिसर है, कोई अधिकारी है, उसने हमें कोई ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर हम मानने के लिए कैसे बाउंड है, लॉ के द्वारा बाउंड है। और उस सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर फॉलो करते हुए अगर हम उस भीड़ पर गोली चलाते हैं और अगर किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए हम किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपने सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को क्या किया है, फॉलो किया है। सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्यों बाउंड है, क्योंकि लॉ ने आपको क्या किया है, बाउंड किया है। जैसे भी हमसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो अगर आपको कोई ऑर्डर देती है जिसको आप लॉ के द्वारा बाउंड है मानने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो बाउंड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा बाउंड है उस ऑर्डर को मानने के लिए। इसीलिए अगर आप उस अथॉरिटी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर आप गोली चलाते हैं तो आप 76 का आईपीसी में बचाव ले सकते हैं। क्यों, उसका मार्जिनल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आप किसके द्वारा बाउंड है, बाउंड बाय लॉ। और हमने दूसरा पढ़ा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। न्यायालय ने, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि ए व्यक्ति को अरेस्ट करके लाइए, और थाने से पुलिस ऑफिसर जाता है, ए को अरेस्ट करने का वारंट दिया गया है, और पुलिस ऑफिसर जो है वो बी को गलती से, गुड फेथ में और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बचाव है। हमने बताया आपको कि सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट बचाव है। अरेस्ट करने का ऑर्डर ए का निकला हुआ है, बट पुलिस ऑफिसर जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, और गुड फेथ में अगर गलती से बी को अरेस्ट करके ले आता है तो यहां पे उसको बचाव मिलेगा सेक्शन 76 का। क्यों, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तथ्य की भूल हुई है। जहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा वहां पे गुड डिफेंस है आईपीसी में सेक्शन 76 में, जो हम पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में। अब दूसरी बात, ये दोनों सेक्शन हमने पढ़ लिया, इसके हमने एसेंशियल्स पढ़ लिए सेक्शन 76 के, जिसमें हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखा और मिस्टेक ऑफ लॉ देखा। क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो डिफेंस नहीं है आईपीसी में, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है, जो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 76 में। इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल एंड इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। विधि की भूल नॉट एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है विधि की भूल में, बट
इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट है तो इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और हमने दूसरा पॉइंट जो पढ़ा वो बाउंड बाय लॉ पढ़ा, और हमने गुड फेथ को भी देखा। गुड फेथ में आईपीसी में गुड फेथ जो हमने सेक्शन 52 में डिफाइन है, गुड फेथ, गुड फेथ में किसी एक्ट को करते हैं तो गुड फेथ क्या है, अच्छा डिफेंस है आईपीसी में। सद्भाव पूर्वक, हमारा इंटेंशन इलविल नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है, किसी को गलत नुकसान करने का हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि हम गुड फेथ में अगर किसी को कोई चीज कर रहे हैं और हमारा इंटेंशन कोई क्रिमिनल इंटेंशन करने का नहीं है तो वहां पे आईपीसी में सेक्शन 52 के तहत गुड फेथ का आपको बचाव मिलेगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 76। सेक्शन 76 मैंने पढ़ा। इसके साथ हमें पढ़ना है सेक्शन 79। क्या पढ़ना है? 79। ठीक है, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79। सेक्शन 76 जो हमने पढ़ा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, क्योंकि दोनों को हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं। एक बाउंड बाय लॉ कहता है और एक दूसरा कहता है जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ, सेम चीज हमने जो पढ़ा, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड, हमने उसमें पढ़ा था एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड। इसमें पढ़ा था हमने एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, और यहां पर है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड। Justified or by mistake of fact or by mistake of fact or by mistake of fact believing himself justified by law, believing himself justified by law। यहां पे हमने पढ़ा था एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट believing himself bound by law। देखिए एक चीज कॉमन है दोनों में कॉमन है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहां भी है, तथ्य की भूल यहां पर भी है और तथ्य की भूल यहां पर भी है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहां भी है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट वहां भी है। यहां पे हमने पढ़ा बाउंड बाय लॉ। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि विच सेक्शन इन आईपीसी डील्स बाउंड बाय लॉ और विच सेक्शन डील्स विद जस्टिफाइड बाय लॉ। ये जब आपको पता होगा कि सेक्शन 79 जो है वो जस्टिफाई की बात करता है कि लॉ ने किसको जस्टिफाई किया हुआ है, और सेक्शन 76 में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है कि बाउंड बाय लॉ, कब आप लॉ से बाउंड है और कब किसी चीज को लॉ ने क्या किया है, जस्टिफाई किया है, कि उसको जस्टिफाई माना है लॉ ने कि ये अगर आप करते हैं तो लॉ में ये क्या है, जस्टिफाइड है, लॉ में जस्टिफाइड है, लॉ ने उसको जस्टिफाई किया हुआ है इसलिए वो ऑफेंस नहीं है। अगर लॉ ने उसको जस्टिफाई नहीं किया होता तो वो क्या होता, ऑफेंस होता।
इसलिए सेक्शन 79 में भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है, इसमें भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है। बट एक चीज दोनों में अंतर है, एक में बाउंड बाय लॉ है, एक में जस्टिफाइड बाय लॉ है। दोनों बचाव है, सेक्शन 76 भी डिफेंस है और सेक्शन 79 भी अच्छा बचाव है, डिफेंस है आईपीसी में। बट ये जब जस्टिफाई होगा लॉ के द्वारा तभी आपको क्या मिलेगा, बचाव मिलेगा। जैसे आप कोई एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट को लॉ ने क्या किया है, जस्टिफाई किया है। जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी सेक्शन 100 आईपीसी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी सेक्शन 100 आईपीसी में है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। जब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का, ऑन हिज बॉडी और किसी दूसरे की बॉडी का भी रक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं आप। और उसको करते हुए अगर आप किसी ने क्या किया है, किसी का डेथ कॉज किया है या किसी को इंजरी कॉज की है, तो वो बचाव हो जाएगा किसके द्वारा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 100 में, 100 में। और उसमें 7 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो वो डेथ आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ने जस्टिफाई बनाया है। अगर लॉ ने जस्टिफाई नहीं बनाया होता तो आप अगर उसको करते तो उसके लिए आपको क्या मिलता, पनिशमेंट मिलता। बट अगर लॉ ने उसको जस्टिफाई किया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए अगर आप किसी की डेथ कॉज करते हैं, और वो जो ग्राउंड मेंशन है सेक्शन 100 में, उस ग्राउंड को अगर आप क्या कर रहे हैं, फुलफिल करते हुए अगर किसी का डेथ कॉज करते हैं, तो उसके लिए आपको बचाव मिलता है सेक्शन 79 का। क्यों, क्योंकि उसको लॉ ने क्या किया है, जस्टिफाई किया हुआ है, जस्टिफाई किया हुआ है। तो जैसे लॉ ने अगर किसी चीज को जस्टिफिकेशन दे दिया है कि हाँ ये जस्टिफाई है लॉ में, तो वो आप उसका बचाव ले सकते हैं सेक्शन 79 में। तो ये दोनों सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अक्सर पूछता है कि बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ दोनों में क्या अंतर है। आप जब इसको डिटेल में पढ़े हैं तो आप इसको अपने तरीके से बता सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेक्शन को हमने आज अभी पढ़ा, डिटेल में देखा। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। जब आंसर राइटिंग करें तो आप अपने एग्जाम्पल को, इलस्ट्रेशन को आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो काफी अच्छा होगा। तो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में आज हमने देखा सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79। एक बाउंड बाय लॉ की बात करता है और दूसरा जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है। दोनों में अंतर भी हमने पढ़ा, डिफरेंशिएट भी किया दोनों को कि बाउंड बाय लॉ क्या है और जस्टिफाइड बाय लॉ क्या है। बाउंड बाय लॉ मतलब लॉ ने आपको बाउंड किया है उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, जो ऑर्डर कोई आपका सुपीरियर अथॉरिटी आपको देता है। उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर आप कोई एक्ट करते हैं, उस एक्ट में करते हुए अगर आपसे कोई किसी को नुकसान हो जाता है, किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तो आप बचाव लेते हैं किसका, सेक्शन 76 का। क्यों, क्योंकि बाउंड बाय लॉ है। किसी ऑर्डर को मानने के लिए आप क्या है, बाउंड बाय लॉ, लॉ ने आपको बाउंड किया है। और जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन 79, वो जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। अब देखिए इसमें एक और सेक्शन हम पढ़ते हैं, सेक्शन 76। सेक्शन 76, सेक्शन 76 क्या कहता है, एक्ट ऑफ जज, एक्ट ऑफ जज, एक्ट ऑफ जज when acting judiciary, when acting judicially, क्या मतलब है इसका 76 का, सीधे सॉरी ये सेक्शन है सेक्शन 77। सेक्शन
77 की बात कर रहे हैं हमने 76 और 79 पढ़ा, तो अब हम देख रहे हैं सेक्शन 77। डायरेक्ट सेक्शन से सवाल पूछता है, तो आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए, इसका मार्जिनल भी पता होना चाहिए, जिसमें कहा गया है एक्ट ऑफ जज। किसका एक्ट, किसके एक्ट की बात हो रही है? जज के एक्ट की। कोई जज है, कोई न्यायाधीश है, उसके एक्ट की बात हो रही है। जज जब एक्ट करेगा, कब? व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, जब वो अपने सीट पर बैठा हुआ है, जुडिशरी का कोई एक्ट कर रहा है और उसके ऑर्डर और जजमेंट को कोई दिया जा रहा है, तो उस बचाव तब है। वो क्या बचाव है? जब जज कोई एक्ट करता है और वो जुडिशरी की तरह काम कर रहा है और वो कोई ऑर्डर देता है, कोई जजमेंट देता है, उस ऑर्डर और जजमेंट को अगर कोई फॉलो करता है तो वो क्या होता है? बचाव है। सेक्शन 76 में, सेक्शन 76 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस। सेक्शन 77 सॉरी सेक्शन 77 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, nothing is an offense by a judge when acting judiciary, by a judge when acting judiciary। मतलब यह है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है। कोई जज ने अगर उसको किया है, एक्ट किया है, कब? जज रहते हुए। इन द पावर ऑफ एक्सरसाइज द पावर ऑफ which is good faith he believes to be given him। और वो किसमें कहता है? गुड फेथ में करता है। he believes in good faith, कि उसको पता है वो जो एक्ट कर रहा है, बिलीव कर रहा है, उसको बिलीफ है कि वो गुड फेथ में कर रहा है और कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वो कोई बात अपराध नहीं है जो उस जज ने किया है। तो इसका मतलब यह है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो किसके द्वारा किया जा रहा है? जज के द्वारा किया जा रहा है, जब वो अपने सिटिंग जज पर बैठा हुआ है और कोई ऑर्डर और जजमेंट का फॉलो कर रहा है और अपने पावर का एक्सरसाइज कर रहा है। बट एक्सरसाइज कैसे कर रहा है? गुड फेथ में कर रहा है, न कि इंटेंशनली कर रहा है। अगर गुड फेथ में, क्योंकि जज का काम क्या है? जजमेंट देना, ऑर्डर देना, और वो जजमेंट और ऑर्डर जो वो दे रहा है वो नथिंग इज एन ऑफेंस, वो अपराध नहीं है। जब वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है बाय जज, जब वो जज के तौर पर कोई एक्ट कर रहा है, व्हेन एक्टिंग जुडिशरी पर पद पर रहते हुए एक्ट कर रहा है और बिलीव कर रहा है कि अपने पावर का एक्सरसाइज कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है, तो वो बात अपराध नहीं है। तो मतलब यह है कि जज के द्वारा, जो सिटिंग जज है, वो कोई ऑर्डर जजमेंट पावर कर रहा है और वो गुड फेथ में अगर किसी एक्ट को कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग जब आप सेक्शन 76 का पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी। ठीक है, और वो एक्ट कैसा होना चाहिए? गुड फेथ में किया गया होना चाहिए, इंटेंशन के द्वारा नहीं किया गया हो। अगर विथ इंटेंशन किया जाएगा तो वो ऑफेंस में आ जाएगा। गुड फेथ में अगर आप किसी चीज को करते हैं तो वो अच्छा बचाव है। सेक्शन 77 में एक और सेक्शन हम देखते हैं, लास्ट सेक्शन। आज इस डिस्कशन में लास्ट सेक्शन हम सेक्शन 78 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 80, 81 एंड 82, 83, जहां पे हम बात करेंगे एक्सीडेंट की। अगर सेक्शन 80 में जो एक्सीडेंट की बात की गई है, लॉफुली डन बाय एक्ट, डन बाय एक्सीडेंटली। फिर हम सेक्शन 81 पढ़ेंगे, नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी की बात करता है।
फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 82 एंड 83 डॉली कैपेक्स एंड डॉली इन कैपेक्स। ये सेक्शन को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम आईपीसी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, आगे फिर हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट सेक्शन आज हम डिस्कशन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। पीटी एग्जाम में सीधे सेक्शन से सवाल आते हैं और एग्जाम में सीधे ये सवाल पूछा जाता है। एक्ट डन परसुएंट ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑर्डर कोर्ट। एक्ट ऑफ परसुएंट टू द act of pursuant to the judgment or order of court। judgment or order of court। सेक्शन 78 क्या कहता है? एक्ट ऑफ परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, जजमेंट पास किया है, और उसका क्या किया जा रहा है? परसुएंट किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। जो भी ऑर्डर जजमेंट कोर्ट ने पास किया है, उस ऑर्डर जजमेंट का क्या किया जा रहा है? परसुएंट किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। तो ये बात भी यही है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, सेक्शन 78 इन आईपीसी, एक्ट ऑफ परसुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। किसी कोर्ट के ऑर्डर का, जजमेंट का अगर पालन किया जा रहा है, उसको अप्लाई किया जा रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं है, वो बचाव मिलता है सेक्शन 78 का। जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए, और पूछता है कि वो किस सेक्शन पे बेस्ड है आईपीसी के, तो ये आपको पता होगा तो आप बताएंगे। जैसे एक जल्लाद है और वो बी को फांसी पर लटकाता है। किस पे लटकाता है? फांसी पर। क्यों? अगर नॉर्मल कोई इंसान किसी को फांसी पे लटकाए तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप किसी को फांसी पे लटका के उसकी जान ले लेते हैं तो आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। किसका चार्ज लगेगा? मर्डर का चार्ज लगेगा। सेक्शन 302 में नॉर्मल इंसान किसी को फांसी पे चढ़ा के अगर जान लेता है तो उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। बट एक जल्लाद वो कोर्ट का ऑर्डर और जजमेंट का परसुएंट करते हुए बी को फांसी पे चढ़ाता है, तो वो किसका बचाव लेता है? सेक्शन 78 का बचाव लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो अगर कोई जल्लाद किसी को फांसी पे चढ़ाता है तो उसको किस सेक्शन का आईपीसी में बचाव मिलेगा? तो सेक्शन 78 का बचाव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को क्या कर रहा है? परसुएंट कर रहा है, पालन कर रहा है। और जल्लाद को अथॉरिटी है, उसको अथराइज किया गया है उस एक्ट को करने के लिए। आपने देखा होगा जिस भी जल्लाद को, कालू जल्लाद जो था, वो अगर टाइम मिला है फांसी पे चढ़ाने का, सुबह का 5:05 या 9 जो भी टाइम मेंशन किया गया है, एग्जैक्ट टाइम पर वो उसको फांसी पर चढ़ाता है। बिल्कुल 1 मिनट इधर ना उधर। तो ये चीजें अगर जल्लाद अगर किसी को फांसी पे चढ़ा रहा है तो वो बचाव लेता है सेक्शन 78 का आईपीसी में, एक्ट ऑफ परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बचाव मिलता है सेक्शन 78 का। और सेक्शन 78 जो है आईपीसी में, ये सीधे इलस्ट्रेशन पूछता है कि जल्लाद अगर किसी को फांसी पे चढ़ाता है तो वो किसका बचाव मिलता है? सेक्शन 78 का बचाव मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट का पालन कर रहा है, परसुएंट कर रहा है। तो आज हमने जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में साधारण अपवाद में हमने पढ़ा सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाउंड बाय लॉ। फिर हमने सेक्शन उसको कोरिलेट किया सेक्शन 79 से, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात वो भी करता है बट उसमें जस्टिफाइड बाय लॉ की बात है, हमने पढ़ा। और सेक्शन 77 पढ़ा हमने, एक्ट डन ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी। और सेक्शन 78 हमने जो पढ़ा आज था, एक्ट ऑफ परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये 4 सेक्शन हमने आज डिस्कशन किया। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम डिस्कशन करेंगे जनरल एक्सेप्शन के बाकी चैप्टर को। थैंक यू सो मच।